मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th ज्योग्राफी। देखिए, हमने कल जो हमारा चैप्टर चल रहा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना, वो कंप्लीट हो गया था। आज एक हम नया लेसन शुरू कर रहे हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति। देखिए, जो हमारे फर्स्ट और थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सेकंड चैप्टर हमने किया नहीं था, तो आज हमारा ये सेकंड चैप्टर है, वो हम शुरू कर रहे हैं। देखिए, आप जब छोटे थे और अभी भी आप जब आकाश में देखते हैं तो आपको आकाश में कई तारे नज़र आते हैं, तो आपको लगता है कि ये तारे कैसे बने होंगे, है ना। और ये तारे कैसे टिमाते हैं, पृथ्वी कैसे बनी होगी, है ना। तो आज का जो हमारा ये लेसन है उसमें हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में ही देखेंगे कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, तारों का निर्माण कैसे हुआ, और जो पृथ्वी का जो विकास हुआ था वह कितने सालों में, जैसे अब पृथ्वी पर जो जीव आए हैं, मनुष्य आए हैं, इनका निर्माण और इनका विकास, इन सब के बारे में हम हमारे इस लेसन में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले है आरंभिक सिद्धांत या पृथ्वी की उत्पत्ति। यानी इसमें कई सिद्धांत हैं। देखो, भूगोल में जो हम कोई भी पढ़ते हैं, जैसे महाद्वीप विस्थापन एक है, उसमें पढ़ेंगे। जैसे हमने पृथ्वी का पढ़ा, तो हमने हमारा जो पिछला लेसन था तो हमने पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा। आपने सिर्फ संरचना के बारे में देखा। जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में एक लेसन और है तब उसमें पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग सिद्धांतें दी हैं। किसी ने पृथ्वी पर जो परतें बताई हैं, किसी ने 5 बताई हैं, किसी ने 3 बताई हैं, उनके नाम भी अलग अलग दिए हैं। तो जो ये पृथ्वी बनने का जो है, या पृथ्वी का विकास, या पृथ्वी की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, वो भी कई विद्वानों ने, कई भूगोलवेताओं ने, वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं। तो इसका जो आरंभिक सिद्धांत कौन सा है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिक व वैज्ञानिकों ने अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की है। यानी पृथ्वी किस प्रकार बनी, कैसे इसका निर्माण हुआ, किस प्रकार इसकी उत्पत्ति हुई, किस प्रकार विकास हुआ, इसके बारे में कई विद्वानों ने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। इसमें से एक प्रारंभिक व लोकप्रिय मत जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट का भी है। देखिए, ये सब आप नाम इन पे लाइन करते हुए जाना और अब इनको लिखते हुए जाना कि जो इमैनुअल कांट है, इनका जो सिद्धांत है बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। खूब मतलब इसका आगे से आगे विस्तार, जैसे हम भूगोल में आगे की क्लासों में पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तब इसमें इनका ये सिद्धांत हमेशा आता है। 1796 में गणितज्ञ लाप्लेस ने इसका संशोधन प्रस्तुत किया, जो निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। देखो, पहले एक मत दिया था किन्होंने, जर्मन दार्शनिक, कौन थे, इमैनुअल, ठीक है। इसको नाम, इनको कांट के नाम से ही जाना जाता है। तो कांट ने एक मत प्रस्तुत किया और फिर इसको और आगे उसमें संशोधन किया, कुछ चीज़ें जोड़ी, कुछ हटाई। और वो कौन थे, गणितज्ञ थे, उनका नाम क्या था, लाप्लेस, है ना। लाप्लेस ने दिया था। और ये जो इनका ना निहारिका परिकल्पना, ये बहुत मोस्ट है सिद्धांत, इस पर आप मोस्ट का ना लगा दीजिए साइन। बहुत, ये जो निहारिका परिकल्पना है मोस्ट सिद्धांत है, तो ये प्रस्तुत की थी किसने, लाप्लेस ने। 1 नंबर का क्वेश्चन भी आता है कि निहारिका परिकल्पना किसने दी थी, तो गणितज्ञ थे, लाप्लेस ने दी थी। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए बादलों के से हुआ है, जो सूर्य की युवा अवस्था से संबंध थे। यानी जो हमारे ग्रह हैं सारे, यानी पहले 9 थे, फिर एक प्लेटो को हटा दिया, तो कितने बचे, 8 ग्रह हैं। इनका निर्माण कैसे हुआ, बादल घूम रहे थे अंतरिक्ष में, उनसे इन ग्रहों का निर्माण हुआ, जो किससे संबंधित थे, सूर्य की युवा अवस्था से संबद्ध थे। बाद में 1900 में चैम्बरलैन ने और मोल्टन ने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नज़दीक से गुजरा। अब पहले तो विद्वानों ने कहा कि भाई अंतरिक्ष में बादल थे, उन बादलों के कारण ग्रहों का निर्माण हुआ, है ना। फिर एक और 2 विद्वान हैं, चैम्बरलैन और मोल्टन, इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में से एक अन्य भ्रमणशील तारा, एक यानी घूमता हुआ तारा था, जो कहाँ से निकला, सूर्य के नज़दीक से गुजरा। सूर्य था और सूर्य के नज़दीक से एक ये घूमता हुआ तारा इस प्रकार निकला।
इसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण बल से सूर्य सतह में से सिगार के, यानी देखो तारे में क्या था, गुरुत्वाकर्षण बल था। आपको पता है ना, हमारे यहाँ पृथ्वी पे उल्काएं पिंड गिर जाती है, तो वो क्या, पृथ्वी उनको गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही उनको आकर्षित होती है। तो उस तारे में भी क्या था, एक गुरुत्वाकर्षण बल था। उस बल के कारण क्या हुआ, जो सूर्य की सतह से, मैं आपको एक बार अपने शब्द से बता देती हूँ, सूर्य की सतह से क्या हुआ, एक सिगार जैसा, सिगार आप लोगों ने देखा होगा टीवी वगैरह में सिगार पीते हैं, इस प्रकार का एक सिगार जैसा एक भाग निकला, टूट गया, आकार का कुछ पदार्थ निकल के अलग हो गया। किससे अलग हुआ, सूर्य से। कारण क्या था, एक तारा निकल रहा था, उस तारे ने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य की सतह में से एक सिगार जैसे आकार का एक, जो हम कह सकते हैं, भाग निकल के बाहर हुआ। ठीक है, ये तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य सतह से बाहर निकला हुआ यह पदार्थ सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा और धीरे से धीरे संघनित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। यानी ये ऐसे कह रहे हैं कि देखो, ये ऐसे कह रहे हैं कि भाई एक टाइम था जब सूर्य था, एक तारा आया घूमता हुआ अंतरिक्ष में, और उसने क्या किया, उस तारे के अंदर क्या था, गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा था। तो सूर्य का एक भाग है ना, जो जिसका आकार कैसा था, सिगार जैसा था, वो भाग टूटा और टूट के इस सूर्य से अलग हो गया। ठीक है, अब ये तारा तो भ्रमणशीलता घूमते भी आया था और वापस वहाँ से निकल गया। ठीक है, अब जो सिगार जैसा भाग सूर्य से अलग हुआ था, उसने क्या किया, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। संघनित का आप मतलब संघन हो जाना, कई चीज़ों का अपन कहते हैं ना, संघन पदार्थ, संघन मतलब ठोस पदार्थ, कई उसके अंदर अंश हैं, है ना। तो जैसे अभी हम कहते हैं, अभी आप जैसे बादलों के बारे में भी पढ़ेंगे, बारिश कैसे होती है, संघनन होता है। संघनन का मतलब कई चीज़ों का आपस में मिल जाना, अंश, जैसे अपन कहते हैं संगन हो गया, संगन वन कहते हैं ना, यानी खूब सारे वन, वैसे ही कई अंश का मिलके तो धीरे धीरे इनमें संगनित होकर इसने क्या कर लिया, ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। देखो अब एक जो सिगार का टुकड़ा जैसा सूर्य के अंदर से निकला और फिर उसमें से उसके कई हिस्से होकर उनमें संघनन हुआ और फिर ग्रहों का निर्माण हुआ। अगर हम हमारे शब्द में कहें तो इस प्रकार ये बात है। पहले सर जेम्स जीन्स और बाद में सर हेरोल्ड जेफरी ने इस मत का समर्थन किया। यद्यपि कुछ समय बाद के तर्क सूर्य के साथ एक और साथी तारे के होने की बात मानते हैं। ये तर्क दे तारक सिद्धांत के नाम से जाना जाते हैं। देखो, क्योंकि भाई सूर्य के पास में से एक तारा निकला और सूर्य खुद था। आपको कई बार ये भी सुना होगा कि जो सूर्य भी एक बहुत बड़ा तारा है, ऐसे भी आप लोगों ने कई बुक्स में सुना होगा, कहते हैं। तो एक सूर्य और एक इसका साथी तारा, तो ये सिद्धांत क्या कहलाया, दे तारक सिद्धांत कहलाया। ठीक है, और आप देखो अपने सटीक शब्दों में आप ऐसे याद रखो कि एक घूमता हुआ तारा आया, उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा था, उसके कारण जो हमारा ये सूर्य है उसमें से एक इसका हिस्सा निकला और ऐसे सिगार जैसा हिस्सा था वो निकल गया, और ये तारा तो भ्रमण करता हुआ आया और ये यहाँ से निकल गया, और ये क्या हुआ, ये जो उसका सूर्य का हिस्सा निकला था ये इसके अंदर चारों ओर घूमने लगा और धीरे धीरे संगठित होके और हमारे ग्रहों का निर्माण हुआ। ये एक तो ये बात कहते हैं, और ये सिद्धांत क्या कहलाता है, देतारक सिद्धांत कहलाता है। 1950 में के नाम से 1950 ईस्वी में रूस के ऑटो शिमिड व जर्मनी के कार्ल वाइजास्कर ने निहारिका परिकल्पना में कुछ संशोधन किया जिसके विवरण भिन्न था। उनके विचार से सूर्य और सौर निहारिका से घिरा हुआ था, जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम व धूलिकणों से बनी हुई थी। इन कणों के घर्षण व टकराने से एक चपटी तश्तरी की आकृति के बादल का निर्माण हुआ और अभिवर्ती प्रक्रम द्वारा ही ग्रहों का निर्माण हुआ। अंततोगत्वा वैज्ञानिकों ने पृथ्वी व अन्य ग्रहों का ही नहीं वरन पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी समस्याओं को समझने का प्रयास किया है। देखिए, एक बात तो इन्होंने ये कही कि भाई जो
क्या हुआ कि एक तारा निकला, उस तारे में से के कारण सूर्य का एक टुकड़ा टूटा और टुकड़े से ही हमारे ग्रहों का निर्माण हुआ। एक परिकल्पना तो ये होगी, है ना, जिसे हमने क्या बोला, सौर निहारिका के से हमने उनको बोल दिया। उसके बाद में क्या हुआ, 1950 में जो रूस के थे, कौन से जो वैज्ञानिक थे, ओटो शिमिड, है ना, वे जर्मनी के कार्ल वाइजास्कर ने निहारिका परिकल्पना में कुछ संशोधन किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, इस प्रकार नहीं हुआ, इसमें उन्होंने और कुछ संशोधन किया, यानी कुछ उसमें से तोड़ा मोड़ा, ठीक है ना। उनका विवरण भिन्न था, उन्होंने जो बात कही वो क्या थी, बिल्कुल अलग थी। उनके विचार से सूर्य एक और सौर निहारिका से घिरा हुआ था, जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम व धूलीकणों से बनी हुई थी। आपको पता है, आपने सुना भी होगा कि भाई हमारे यहाँ पानी कैसे आया, ऑक्सीजन के कारण, जो अंतरिक्ष में ऑक्सीजन गैस थी उसके कारण पानी आया, है ना। अभी हम पढ़ेंगे सब, पृथ्वी पर पानी किस प्रकार बना, ये सब पढ़ेंगे हम। तो हाइड्रोजन और हीलियम, ये अंतरिक्ष में ये दो, और धूल के जो कण थे, ये तीनों जो अंतरिक्ष में फैले हुए थे, और इनके कणों में घर्षण का मतलब आपस में रगड़ करना होता ना। दो, जब हम कहते हैं ठोस चीज़ें आपस में एक दूसरे को धकेलती है, एक दूसरे के जब पास समीप आके एक दूसरे को धकेलेगी, और उनमें से जो बल के कारण जो निकलेगा, वो इसको हम बल लगाएंगे एक दूसरे को धकेलने के लिए, वो क्या कहलाएगा, घर्षण कहलाएगा, है ना। अगर हमारे शब्दों में बोले तो रगड़ खाना, हम बोलते ना, रगड़े आपस में रगड़ हो गई उनमें, है ना। रगड़ का मतलब झगड़ा नहीं, मारवाड़ी शब्द नहीं है, मतलब घर्षण का मतलब दो जब ठोस चीज़ें आपस में एक दूसरे को पर बल लगती है, तो जो बल होता है उसे हम घर्षण बल कहते हैं। तो ये कहते हैं कि इन कणों में घर्षण के टकराने व चपटी तस्तरी की आकृति के बादल का निर्माण हुआ। जब ये आपस में इन्होंने घर्षण हुई है, धूल के कण और हाइड्रोजन और हीलियम गैसों में, तो एक चपटी तस्तरी जैसे एक आकृति, बादल जैसी, है ना, बादल जैसी एक आकृति के रूप में इन्होंने बनी, और फिर धीरे धीरे उनमें संघनन हो के किसकी अभिव्यक्ति हो गई, ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों ने वे पृथ्वी व अन्य ग्रहों का ही नहीं, वरन पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी समस्याओं को समझने का प्रयास किया है। अब हमने दो विचार देख लिए, दो सिद्धांत देख लिए। एक तो भाई उन्होंने ये कहा कि भाई एक सिगार जैसा आकार निकला, और फिर उससे सूर्य का निर्माण, सूर्य में से एक सिगार जैसी आकृति गिरी, हटी, और ग्रहों का निर्माण हुआ। दूसरा हमने देखा हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों के जो घर्षण और के कारण बादल जैसी एक आकृति हुई, और फिर संघनन होके और फिर ग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार हमने दो सिद्धांत आज की हमारी इस क्लास में देखे हैं, और भी इसके बारे में है कुछ बातें, उनके हम, ये दो सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें आप अच्छे से देख लीजिएगा सटीक शब्दों में। मैंने अपने शब्दों में भी इसको आपको समझाने का प्रयास किया है। आगे की जो और इस लेसन में जो बातें हैं, तारों का निर्माण, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ये सब, पृथ्वी की उत्पत्ति, इन सब के बारे में हम जो हमारी अगली क्लास है, कल जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।